रसोई में कदम रखते ही सबसे पहला काम होता है गैस चूल्हे का नॉब घुमाना। हाँ, एक छोटी सी क्लिक की आवाज होती है और वो नीली लौ जल उठती है। बिल्कुल। चाय या नाश्ता बनाने की ये प्रक्रिया कि शायद ही कभी किसी का ध्यान जाता हो कि उस लाल रंग के एलपीजी सिलेंडर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के नीचे से निकली गैस घरों तक कैसे पहुंचती है और कैसे राजस्थान का एक छोटा सा गांव इस पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को ही चुनौती दे रहा है। तो चलिए इस लाल सिलेंडर के सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। हम इसे एलपीजी कहते हैं, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब जो लोग इस इंडस्ट्री को थोड़ा भी फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि ये मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। हाँ, लेकिन एक आम धारणा यह भी है कि तेल के कुओं से सीधा गैस निकाली और सिलेंडर में भर दी, जो कि सच नहीं है। डेटा बताता है कि 40% एलपीजी कच्चे तेल की रिफाइनिंग से आती है और बाकी 60% प्राकृतिक गैस की प्रोसेसिंग से। और ये जो कच्चे तेल वाला हिस्सा है ना, ये सबसे ज्यादा तकनीकी है, क्योंकि कच्चे तेल के हर एक टन से मुश्किल से 4 या 5% ही एलपीजी निकल पाती है। बस 4-5%? जी हाँ, इसे अलग करने के लिए रिफाइनरी में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल होता है। इस डिस्टिलेशन को अगर आसान भाषा में समझना हो तो मैं इसे एक गगनचुंबी इमारत की लिफ्ट की तरह देखती हूँ। अच्छा, ये एनोलॉजी थोड़ी दिलचस्प लग रही है। देखिए, जब कच्चे तेल को भट्टी में बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो अलग अलग गैसें और तरल पदार्थ अपने उबलने के तापमान यानी बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से लिफ्ट से अलग अलग मंजिलों पर उतर जाते हैं। बिल्कुल। जो सबसे भारी चीजें हैं जैसे डामर या भारी लुब्रिकेंट्स, वो बेसमेंट या नीचे की मंजिलों पर ही रह जाती हैं। लेकिन प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी हल्की गैसें सबसे ऊपरी मंजिलों तक पहुंच जाती हैं। ये लिफ्ट वाली एनोलॉजी काफी सटीक है, लेकिन कहानी सिर्फ इस लिफ्ट पर खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या होता है? कच्चे तेल में बहुत सारा ऐसा भारी हाइड्रोकार्बन होता है जो आसानी से अलग नहीं होता। उसे गैस में बदलने के लिए फ्लूइड कैटालिटिक क्रैकिंग यानी एफसीसी और स्टीम क्रैकिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। मुझे क्रैकिंग वाला हिस्सा थोड़ा और समझना है। मतलब क्या इसका मतलब है कि हम किसी चीज को सच में हथौड़े की तरह तोड़ रहे हैं? वैचारिक रूप से देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा ही है। हाइड्रोकार्बन के अणु बहुत लंबे और भारी होते हैं। एफसीसी में इन भारी अणुओं को 535 डिग्री सेल्सियस के भयानक तापमान पर एक उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट के साथ मिलाया जाता है। ये कैटलिस्ट एक रासायनिक कैंची की तरह काम करता है जो लंबे अणुओं को छोटे टुकड़ों में काट देता है। और स्टीम क्रैकिंग में तो तापमान 850 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है। वेट, 850 डिग्री? ये तो लोहे को लाल करने जैसा तापमान हो गया। हाँ, और इस तापमान पर भारी तेल को अत्यधिक गर्म भाप के साथ मिलाया जाता है। भाप यहाँ एक हथौड़े का काम करती है। ओके। ये भारी अणुओं पर इतनी जोर से प्रहार करती है कि वो कांच की तरह टूटकर छोटे उपयोगी गैस अणुओं में बिखर जाते हैं, जैसे कि प्रोपेन और ब्यूटेन। तो मतलब हमने भारी तेल को तोड़कर गैस निकाल ली। तो क्या ये गैस उस लाल सिलेंडर में जाने के लिए पूरी तरह तैयार है? अरे नहीं, अभी तो सफर बस शुरू हुआ है, क्योंकि ये जो कच्ची गैस निकली है ना, ये बेहद जहरीली और अशुद्ध होती है। अशुद्ध? किस तरह की अशुद्धियां? इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S और कार्बन डाइऑक्साइड की भारी मात्रा होती है। अगर इसे सीधे सिलेंडर में डाल दिया जाए तो ये गैस सिलेंडर को ही अंदर से खा जाएगी। मतलब जंग लगा देगी? भयानक तरीके से। इसीलिए गैस को साफ करने के लिए अमाइन गैस ट्रीटिंग से गुजारा जाता है। अमाइन एक ऐसा रसायन है जो गैस में से इन अशुद्धियों को ऐसे सोख लेता है जैसे कोई स्पंज पानी को सोखता है। सही है। इसके बाद एक और बड़ी अड़चन आती है, मरकैप्टन। मरकैप्टन बहुत ही बदबूदार और उपकरणों को गलाने वाले यौगिक होते हैं। हम करोड़ों रुपए की रिफाइनरी लगाते हैं, मेरॉक्स प्रक्रिया चलाते हैं, कास्टिक सोडा डालते हैं, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि गैस से मरकैप्टन की बदबू और उसका गलाने वाला प्रभाव हटाया जा सके। हाँ। इसके बाद गैस एकदम गंधहीन हो जाती है और फिर रिफाइनिंग के एकदम अंतिम चरण में हम जानबूझकर उसमें इथाइल मरकैप्टन नाम का रसायन डाल देते हैं ताकि उसमें से तेज बदबू आए। हाँ, ये सुनने में मतलब क्या ये एक कदम आगे और 2 कदम पीछे जाने जैसा नहीं है? जो चीज इतनी मेहनत से हटाई उसी को वापस डाल दिया। ये ऊपर से देखने पर विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही गहरा विज्ञान और सुरक्षा का गणित है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जो प्राकृतिक मरकैप्टन हम मेरॉक्स प्रक्रिया में हटाते हैं वो अनियंत्रित होते हैं। वो पाइपलाइनों और वॉल्व्स को अंदर से खोखला कर सकते हैं। इन्हें हटाना इंडस्ट्रियल मजबूरी है। तो फिर वापस इथाइल मरकैप्टन क्यों डाला? क्योंकि एलपीजी गंधहीन होने पर एक साइलेंट किलर बन जाती है। एलपीजी हवा से भारी होती है,
इसीलिए रिफाइनिंग के अंत में इथाइल मरकैप्टन को बहुत ही मापी हुई मात्रा में एक सुरक्षा योजक के रूप में मिलाया जाता है। ये प्राकृतिक मरकैप्टन की तरह उपकरणों को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन इसकी गंध इतनी तेज होती है कि लीकेज तुरंत पता चल जाए। बिल्कुल, हवा में इसका एक छोटा सा हिस्सा भी मौजूद हो तो हमारी नाक उसे तुरंत पकड़ लेती है। यानी वो जो गैस लीक होने पर हमें सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती है, वो दरअसल गैस की अपनी बदबू नहीं है, वो इथाइल मरकैप्टन का लाइफ सेविंग अलार्म है। तो अब हमारे पास एक शुद्ध सुरक्षित गैस है जिसमें लीकेज अलार्म के तौर पर इथाइल मरकैप्टन मौजूद है। हमारे पास रिलायंस जामनगर और इंडियन ऑयल जैसे बड़े घरेलू उत्पादक हैं जो लाखों टन एलपीजी बनाते हैं। हाँ, लेकिन हमारी मांग इतनी विशाल है कि गैस का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें सऊदी अरब, कतर और यूएई जैसे देशों से आयात करना पड़ता है। मतलब जिसमें इस तरल बैटन को -42 डिग्री पर जमा कर रखना है और भू राजनीतिक बारूदी सुरंगों के बीच से बचा कर लाना है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। और आपको पता है इन जहाजों में कितनी गैस होती है? कितनी? करीब 92,700 टन एलपीजी। और सबसे चौंकाने वाली बात है उनका तापमान। इस गैस को -42 डिग्री सेल्सियस पर जमा कर रखा जाता है। -42 डिग्री मतलब आर्कटिक की सर्दियों से भी ज्यादा ठंडा? बिल्कुल। अगर उसे सामान्य तापमान पर लाया गया तो वो इतनी तेजी से गैस में बदलेगी और फैलेगी कि उसे जहाज के अंदर संभालना असंभव हो जाएगा। तो बेसिकली ये जहाज समुद्र में तैरते हुए विशालकाय थर्मस फ्लास्क की तरह होते हैं। जो गैस बच गई और -42 डिग्री वाले उन विशाल जहाजों के जरिए हमारे बंदरगाहों तक सुरक्षित पहुंच गई, हाँ। उसे अब उन 14.2 किलोग्राम वाले छोटे लाल सिलेंडरों में डालना है। हाँ। जिसे हम बॉटलिंग कहते हैं। बंदरगाह के कोल्ड स्टोरेज से लेकर बॉटलिंग प्लांट तक गैस को पाइपलाइनों या भारी ट्रकों के जरिए लाया जाता है। बॉटलिंग प्लांट किसी भी गैस सप्लाई चेन का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा हाईटेक और ऑटोमेटेड होता है। कन्वेयर बेल्ट पर लगातार मशीनें एक एक सिलेंडर का वजन नापती हैं, ठीक 14.2 किलो गैस भरती हैं, वॉल्व चेक करती हैं और लीकेज का टेस्ट करती हैं। आखिरकार वो लाल रंग का सिलेंडर घर घर पहुंचता है इंडियन ऑयल, भारत गैस और एचपी गैस के नेटवर्क के जरिए। भीलवाड़ा जिले की आसींद तहसील का मोतीपुरा गांव। जब पूरी दुनिया में एलपीजी के दाम बढ़ते हैं या मिडिल ईस्ट में कोई युद्ध छिड़ता है तो इस गांव को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। ये सच में विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन की एक बहुत ही शानदार केस स्टडी है। क्योंकि यहाँ के करीब 200 परिवारों ने अपने घरों के बाड़ों में बायोगैस मॉडल स्थापित कर लिया है। उन्होंने उस पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन को ही बाईपास कर दिया है। जो काम रिलायंस जैसी विशाल रिफाइनरियां कर रही हैं, वो काम ये ग्रामीण अपने स्तर पर सूक्ष्म जीवों से करवा रहे हैं। हरित है। इसे ऐसे समझे कि गोबर और जैविक कचरे को बिना ऑक्सीजन वाले एक बंद टैंक में सड़ाया जाता है। बिना ऑक्सीजन के पनपने वाले बैक्टीरिया इस कचरे को खाते हैं और मीथेन गैस बनाते हैं। और इससे न केवल खाना पकता है और पानी गर्म होता है, बल्कि बचा हुआ कचरा खेतों के लिए बेहतरीन जैविक खाद बन जाता है। बिल्कुल। वो लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि जरूरत पड़ने पर पड़ोसियों को भी गैस सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या मोतीपुर का ये विकेंद्रीकृत मॉडल सच में भविष्य में इतने विशाल और महंगे ग्लोबल एलपीजी ढांचे को टक्कर दे सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि बड़े शहरों में न तो लोगों के पास बाड़े हैं और ना ही भारी मात्रा में गोबर, तो क्या ये मॉडल सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित रहने वाला एक अच्छा प्रयोग मात्र है? देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर शहरों में ये मॉडल शायद काम न करे, लेकिन बड़े स्तर पर म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के जरिए ये बिल्कुल काम कर सकता है। अच्छा, शहरों के कचरे से? हाँ, शहरों में हर दिन जो हजारों टन जैविक कचरा निकलता है, अगर उसे कमर्शियल बायोगैस टैंकों में प्रोसेस किया जाए तो शहर अपना खुद का ग्रिड बना सकते हैं। और एक नई तकनीक भी आ रही है, बायो एलपीजी। बायो एलपीजी ये क्या है? ये जैविक कचरे और इस्तेमाल किए गए कुकिंग ऑयल को प्रोसेस करके बनाई जाती है और ये रासायनिक स्तर पर बिल्कुल प्रोपेन और ब्यूटेन ही होती है। मतलब सिलेंडर वही रहेगा, चूल्हा वही रहेगा, बस गैस कचरे से बनी होगी। एकदम सही। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट हो सकता है। आज के इस विश्लेषण में हमने देखा कि एक साधारण सी नीली लॉ के पीछे विज्ञान और भू राजनीति का कैसा महासागर छिपा है। बिल्कुल। जमीन के नीचे दबे हाइड्रोकार्बन्स को 850 डिग्री के तापमान पर स्टीम क्रैकिंग से तोड़ने से लेकर मेरॉक्स प्रक्रिया के जरिए मरकैप्टन को हटाने और फिर सुरक्षा के लिए इथाइल मरकैप्टन का अलार्म मिलाने तक।
फिर उस गैस को -42 डिग्री पर विशाल जहाजों में भरकर खतरनाक समुद्री रास्तों से गुजारना। और अंत में बॉटलिंग प्लांट के अति संवेदनशील नियमों से होते हुए सुरक्षित रसोई तक पहुंचाना। और साथ ही मोतीपुर जैसे गांव की आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा। इस पूरी चर्चा को सुनने वालों के लिए शायद ये एक आहा मोमेंट होगा। बिल्कुल। अगली बार जब नाश्ता बनाने के लिए गैस चूल्हे का नॉब घुमाया जाएगा तो वो सिर्फ एक नीली लौ नहीं होगी। उस लौ में 2800 किलोमीटर का सफर, -42 डिग्री का तापमान और मरकैप्टन का विज्ञान याद आएगा। किसी भी चीज की गहराई में जाने का यही मजा है। और जाने से पहले इस सभी के सोचने के लिए एक नया बिंदु छोड़ते हैं। दुनिया जिस तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ रही है और कार्बन एमिशन को लेकर नियम सख्त हो रहे हैं, तो क्या आने वाले कुछ दशकों में हमारी रसोई का ये लाल सिलेंडर पूरी तरह से इतिहास बन जाएगा, या फिर बायो एलपीजी जैसी कोई नई तकनीक इसके वजूद को एक नए रूप में जिंदा रखेगी? ऊर्जा का भविष्य इसी सवाल के इर्द गिर्द बुना जा रहा है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। अगली बार किसी नए और दिलचस्प विषय की गहराइयों में उतरेंगे। तब तक के लिए सवाल पूछते रहिए।